नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट आज की 22 अप्रैल 2026 और देख लेते हैं आज हमारे पास में क्या क्या है। देखो, आज दो इश्यूज को डिस्कस करेंगे। पहला इश्यू तो होगा लूनार गवर्नेंस। सिंपल है कि यूएसए धरती पर तो तबाही मचाता है और वहीं पर लूनार पर ह्यूमैनिटी को स्टैब्लिश करने की बातें भी करता है। तो बोले एक बहुत ही ज्यादा हिपोक्रेटिक अप्रोच देखने को मिल रही है। जरूरत है एक मल्टीलेटरल अप्रोच की। समझेंगे पूरा आर्टिकल। दूसरा जो इश्यू रहेगा दैट विल बी एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस सेक्टर। कैसे इंश्योरेंस को हमारे देश में पेनिट्रेशन की बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कवरेज लाया जा सके। उसके लिए 2025 में बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात हुई है दैट इज एसोसिएटेड विद एमजीए। क्या है ये एमजीए, किस तरीके से काम करेगा, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला है लूनार गवर्नेंस शुड बी मल्टीलेटरल। ये जीएस पेपर 3 के आप स्पेस से रिलेटेड टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वसुदेवन मुकुंद जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में मेजर जो बात आ रही है ये कि अर्थ पे तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और मून रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए कोशिशें हो रही है और वो भी पीसफुली। लेकिन सच बात यह है कि क्या यूएसए पे विश्वास किया जा सकता है? क्या यूएसए के अलावा कोई ऑल्टरनेट है? जैसे कि हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना का तो और भी बुरा हाल है। यूएस कम से कम ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज तो लेके आता है। अगर चाइना के कंपैरिजन से हम देखें तो चाइना पे तो वो भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी कंट्रीज को साथ आके काम करने की जरूरत है। अब देखो, यहां पर हिपोक्रेसी आपको समझ में आ गई कैसे है। एग्जाम्पल आप देखो, यूएसए इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां उड़ा रहा है, फिर चाहे डब्ल्यूटीओ हो, आईसीजे हो, आईसीसी हो। कैसे? पूरा एकदम केस बाय केस देखेंगे। साथ में मून पे जो रिसोर्सेज हैं जिनका यूज करके फिर बाद में डीप डीप स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए जो भी स्पेस मिशन भेजने हैं उनकी फ्यूलिंग के लिए यूएसए एक तरीके से एफर्ट डाल रहा है कि मून पर खुद की स्टैब्लिशमेंट ऐसी हो जाए कि डीप स्पेस एक्सप्लोर किया जा सके। सोल्यूशन के तौर पे देखा जाता है कि कैसे हम 1979 के मून एग्रीमेंट को रिवाइव कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो कॉपियस एग्रीमेंट है उसको रिवाइवल दिया जाए। समझते हैं पूरा डिटेल में। देखो, यूएसए ने अपोलो मिशन भेजा था, अपोलो 8 1968 में। उस टाइम पर अर्थ राइज की फोटो रिलीज की और कहा कि देखो किस तरीके से ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस कर रही है। उसी टाइम पर वियतनाम में यूएस फोर्सेस लगातार वियतनामीज को मार रही थी। हिपोक्रेसी देखिए आप। आर्टेमिस सेकंड मिशन अभी 2026 में भेजा है अप्रैल में। क्या हुआ? अर्थ सेट की फोटो भेजते हैं कि देखो ह्यूमैनिटी रिटर्न आ गई है मून पे। लेकिन धरती पे क्या हो रहा है? यूएस और इजराइल की स्ट्राइक्स हो रही है ईरान पर और उसमें स्कूल गर्ल्स को भी नहीं छोड़ा गया। हिपोक्रेसी देखिए आप। की आयरनी कि एक तरफ तो ह्यूमैनिटी के अचीवमेंट्स को यूएसए गिना रहा है, वहीं पर ह्यूमन लाइफ को डिजास्टरस बनाता चला जाता है अर्थ लेवल पे। इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां उड़ा रहा है। ये चीजें यूएसए को एक रिलायबल कंट्री के तौर पे नहीं दिखाती है, विश्वास नहीं किया जा सकता। अब देखो कैसे कहां कहां पर इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है। ह्यूमन राइट्स और वेलफेयर की जब बात करें तो जो गाजा स्ट्रिप में इजराइल ने इन्वेड किया तो उस टाइम पर आईसीजे की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रखी है कि इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो एक तरीके का जेनोसाइड है, जहां पर लोगों को मारा जा रहा है, मास किलिंग की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और वहां के डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ में अरेस्ट वारंट तक रिलीज कर रखे हैं। तो वहां पर दोनों कोर्ट जो है इंटरनेशनली, दोनों ने इजराइल पे सवाल उठा रखा है ना। क्यों यूएसए आर्म सप्लाई लगातार दे रहा है? क्यों आईसीसी के ऑफिशियल्स जो हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं? ये सिनेरियो शो करता है कि इंटरनेशनल लॉज की भी कोई रेलेवेंस यहां पर नहीं है। डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ बिल्कुल पैरालाइज्ड है। वहां पर एपेलेट जो जुरिस्डिक्शन को कंट्रोल करने वाली बॉडी है, वहां पर प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे क्योंकि यूएसए नहीं चाहता। इसके अलावा यूएसए एक तरफ ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश से 6 लाख लोगों को डिपोर्ट किया विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस। कोई लीगल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। आप सोचो कितना ज्यादा
सेल्फ इंटरेस्ट में इंडल्ज्ड है ये कंट्री, यहाँ की जो एक कल्चर है वो कैसी बनी हुई है। ग्लोबल ट्रेड डब्ल्यूटीओ का केस, आईईईपीए, ये यूएसए का एक एक्ट है जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। इस एक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है कि इमरजेंसीज के टाइम पर वो किसी भी तरीके के एक्शन ले सकते हैं, है ना। उसी के तहत आपने क्या देखा, हैवी टैरिफ लगाए सभी कंट्रीज पे इंक्लूडिंग इंडिया। वो सारा का सारा डब्ल्यूटीओ के अंडर में जो गेट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसका वायलेशन है। डब्ल्यूटीओ की एपेलेट बॉडी में अपॉइंटमेंट्स यूएसए टाइमली नहीं करा रहा है। तो जब आप अपने इंस्टीट्यूशंस को जमीन पर ही अच्छे से नहीं चला पा रहे हो तो चांद पे जाके क्या करोगे। इमिग्रेशन, मैंने बताया आपको 6 लाख लोगों को डिपोर्ट किया किसी भी तरीके से विदाउट डिस्कशन। नहीं, कम से कम हम हमारे यहां पर भी आर्टिकल 21 के तहत एक इंडिविजुअल को अपने राइट टू लाइफ और एक ड्यू प्रोसेस का स्कोप देते हैं कि चलो ठीक है सुना जाए, कम से कम इसका भी तो पॉइंट सुना जाए, चाहे विदेशी हो कोई बात नहीं। तो आप समझिए कि यूएसए कैसे यूनिलैटरली चीजें करता चला जा रहा है। यहां पर जो की टर्म्स है वो आपको ध्यान रख लेनी है, वैसे मैंने बता दिया। आईईईपीए क्या है, ड्यू प्रोसेस क्या है, आईसीसी, गेट, ये सारी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बट पॉइंट इज कि यूएसए कैसे अपनी मनमानी करता है। अब चैप्टर खुल गया लूनार गोल्ड रश, क्योंकि होता क्या है कि मून सरफेस पर ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनमें एक तो जो मून का साउथ पोल है ना, वहां पर आइस की प्रेजेंट है जिसका यूज करके हाइड्रोजन बनाया जा सकता है, वो की फर्दर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशंस में फ्यूल का काम करे। तो आप देखो 2015 में यूएसए ने लॉ पास किया जिसमें यह था कि लूनार रिसोर्सेज को वो एक्सप्लोर करेंगे। फिर उसके बाद में यूएसए ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया यूएसए के स्पेस डिपार्टमेंट ने प्लस में नासा ने, दोनों ने मिलकर के, जिसको बोला गया आर्टेमिस अकॉर्ड, जिसमें सीधा ये लिखा हुआ था कि ये एक नॉन बाइंडिंग ट्रीटी रहेगी। नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है, वॉलंटरीली जो है, वॉलंटरी प्रिंसिपल, मतलब जो भी कंट्री पार्टिसिपेट करना चाहे वो आगे आ जाए, और इसमें स्पेस को पीसफुल मैनर में एक्सप्लोर किया जाएगा। आप सोचिए इसके अंदर अभी तक 30 कंट्रीज ने सिग्नेचर कर दिए हैं, उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। लेकिन सवाल यह आता है कि यहां पर यूएसए की अप्रोच है ना, वो सीधा इशारा कर रही है कि यूएसए वो अपने ही बेनिफिट के लिए, क्योंकि यूएसए के पास में वो कैपेबिलिटी है जिससे कि वो चांद की धरती पे पहुंच गया दोबारा। अब पहुंच जाएगा तो उसके बाद में फिर वहां पर अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करेगा, और स्टैब्लिश करने के बाद में एक सेफ्टी जोन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसके चलते ये होगा कि जिस भी कंट्री ने अपनी सेफ्टी जोन डिक्लेयर कर दी उस कंट्री के अलावा वहां पर कोई भी एंट्री नहीं लेगा। तो आप सोचो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले कॉन्सेप्ट पे यूएसए चल रहा है, तो फर्स्ट कम में तो यूएसए सबसे पहले पहुंच गया, पहुंच जाएगा तो उस केस में आप समझ सकते हैं बाकी कंट्रीज के साथ में प्रॉब्लम हुई कि नहीं। यहां पर जरूरत है एक प्रॉपर, एक कहते हैं ना कि बैलेंस बनाने की। जैसे हम इंटरनेशनल सीज की बात करते हैं तो हमें पता है कि वहां पर इंटरनेशनल सीज या ओपन सीज जिनको बोलते हैं, आउटर स्पेस, या फिर हम बात करते हैं इनकी अंटार्कटिका की, ये कॉमन रिसोर्सेज हैं ह्यूमैनिटी के लिए। तो लूनार जो सरफेस है जहां पर एक्सप्लोरेशन की यूएसए बात कर रहा है, उस पर हमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है इफेक्टिवली सभी कंट्रीज को साथ मिलके। अब यहां पर ये आर्टेमिस अकॉर्ड तैयार किया था यूएसए के एक लीगल एक्सपर्ट है क्रिस्टोफर न्यूमैन ने, कि भाई कैसे भी करके यूएसए के कानून ऐसे बनाओ कि दिखने में तो लगे कि सबके लिए बढ़िया है लेकिन इंटरेस्ट यूएसए का फुलफिल हो। ठीक है, लूनार साउथ पोल पर मेन टारगेट क्या है मैंने बताया, आइस है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके फिर बाद में डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये हेल्प कर जाएगा। फिर सेफ्टी जोन वाला, ये देखो सबसे पहले अपनी खुद की पोजीशन सेटल करो और चारों तरफ एक सेफ्टी जोन डिक्लेयर कर दो कि हाँ जी ये यूएसए का एरिया है। उस एरिया में अगर बहुत अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है, यूएसए की प्रेजेंस है, और वहां पर सेफ्टी जोन डिक्लेयर कर दिया, क्या दूसरा कंट्री एंट्री ले पाएगा? नहीं ना। तो ये तो एक तरीके से डी फैक्टो कंट्रोल कर लिया यूएसए ने। ये तो एक्सक्लूजन वाली अप्रोच हो गई कि किसी दूसरे को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो यहां पर हमें जरूरत है कि 1967 की जो आउटर स्पेस ट्रीटी है उसको हमें रिकॉल करें, राइट? क्योंकि स्पेस सारी ह्यूमैनिटी के लिए है। यहां पर किसी भी तरीके का अप्रोप्रिएशन अगर हो तो कोई नेशनल अथॉरिटी ना स्टैब्लिश हो, यह जरूरी है। इसलिए यहां पर
ये यूएसए की बड़ी गजब की चालबाजी देखने को मिल रही है कि आर्टेमिस अकॉर्ड जो है उसमें सेफ्टी जोन का प्रोविजन तो कर दिया, लेकिन क्या कह दिया सब कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? जो कैपेबल है। कैपेबल कौन है आज के टाइम पे? या तो यूएस फिर चाइना। हम भी कोशिश कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन हमें अभी टाइम लगेगा। बट द पॉइंट इज कि यहां पर यूएसए ने एक्सक्लूड कर दिया बाकी कंट्रीज को। ये सीधा इशारा करता है अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने का, राइट? सॉल्यूशन क्या है? देखो, हम क्या यूएसए के अलावा किसी और की तरफ जाए? देखो जी, नहीं। जो कॉन्सेप्ट हमने ओपन स्पेस या ओपन सीज के लिए अप्लाई किया हुआ है, जो कि अरविड पार्डो नाम के एक डिप्लोमेट हुए थे, स्वीडिश डिप्लोमेट, उनकी तरफ से दिया गया था कि हमें ओपन सीज को बिल्कुल कॉमन रखना है, जिससे कि कोई भी उनको एक्सेस कर सके। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑन सी, यूएन क्लॉज के लिए। इसीलिए इनको जो एडवर्ड पार्डो है ना, उनको फादर ऑफ यूएन क्लॉज भी बोला जाता है। तो उसमें बोला सभी नेशंस आके काम कर रहे थे ना, वही काम हमें यहां पर करने की जरूरत है। चाइना पर तो हम और भी ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना तो और भी कम ट्रांसपेरेंट है, जो मैंने आपको बताया। सोल्यूशन है रियल मैनर में मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क। कैसे? एक तो यूएन, यूनाइटेड नेशन के अंडर में कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस है, उसको यूज किया जाए। 1979 का मून एग्रीमेंट है, उसको रिवाइवल दिया जाए। इंटरनेशनल रिजीम जो है रिसोर्स एक्सप्लोरेशन को लेकर के, जैसे ओपन सीज की हमने बात की, वो अप्लाई किया जाए। ट्रीटी लेवल रूल्स बनाए जाएं, इसका मतलब सभी कंट्रीज के लिए पार्टिसिपेशन भी बराबर हो और उनके लिए हिस्सेदारी भी बराबर हो। ठीक है, याद रखने वाली चीजें हैं वो ध्यान रखें। क्या क्या है? स्पेस न्यू जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बनता चला जा रहा है, कंपटीशन होगा वहां पर भी, एग्जैक्टली वैसे जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे दो सुपर पावर्स के बीच था। मैनकाइंड प्रिंसिपल मोर और लेस यहाँ पे वायलेट कर रहा है यूएसए। इसके अलावा रूल आज बना दिए अच्छे तरीके से, तो फ्यूचर जनरेशंस थैंक्स बोलेंगी। और साथ में मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है इस पूरे केस में आपको, जब भी आप आंसर राइटिंग करो। इंटरनेशनल रिलेशन तो है ही, साथ में एथिक्स का केस भी यहां पर बन जाता है स्पेस साइंस के साथ में। ठीक है, ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं, थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको। यूपीएससी रिलेवेंट ये देखो PYQ 2018 का आया हुआ है। ओके, तो इसको भी आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर ये एक्सपेक्टेड मेंस क्वेश्चन, आपकी जो डिमांड आ रही थी ना हिंदी में भी हमें चाहिए, तो हिंदी में भी अब क्वेश्चन दे दिया गया है। PYQs तो देखो आपको हिंदी में वैसे भी मिल जाते हैं, तो इसमें तो आपको कोई चैलेंज आना नहीं चाहिए, है ना? एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स क्वेश्चन, ये ध्यान से देखना, आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में चलना है हमें डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? इंटरप्रिटेशन अलग आता है, तो उसके हिसाब से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? फिर आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये ध्यान रख लेना। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में फाइनलाइज हुई, मून एग्रीमेंट 1979 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन पे बेस्ड क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। यूएन कॉप की बात करें 1959 में, WTO एपेलेट अथॉरिटी 2019 से अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। और ये जो मैंने बताया था ना, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, एडवर्ड पार्डो, स्वीडिश डिप्लोमेट एंड फादर ऑफ यूएन क्लॉज, उन्होंने कहा था कि भाई ओपन ओशन जो है वो सबके लिए एक्सेसिबल होने चाहिए, वही चीज स्पेस पे भी अप्लाई करने की जरूरत है। कंक्लूजन है सिंपल, स्पेस एक्सप्लोरेशन जियोपॉलिटिक्स का एक नया फेज है, ये फैक्ट है। ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को हमें डिसाइड करना है, तो रूल्स आज ही डिसाइड करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्लोबल कॉमन्स जो है, चाहे वो अंटार्कटिका हो, हमारा एटमॉस्फेयर हो, या फिर लूनर सरफेस हो, दीज कैन नॉट बी प्राइवेट प्रॉपर्टी। समझ गए? तो सोल्यूशन है प्रॉपर मल्टीलेटरली एंगेज किया जाए, सभी कंट्रीज आगे आगे पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट आर्टिकल पे चले। मैनेजिंग जनरल एजेंट कैन रीशेप इंश्योरेंस सेक्टर, जीएस पेपर 3 के टॉपिक के साथ इस आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। आदित्य गुप्ता जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो, एमजीए रेवोल्यूशन जो है वो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत हद तक चेंज करने वाला है। अब एमजीए रेवोल्यूशन को हम समझे, उससे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये आया कैसे। 2025 में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लाया गया, जिसका मेन थीम है सबका बीमा सबकी रक्षा, और टारगेट है 2047 तक सभी को हम इंश्योरेंस कवरेज के अंडर में ला दें। फिर सवाल आता है कि ये जो एमजीए है ये क्या होता है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा ये समझना है कि एमजीएस को जनरली अगर हम देखें तो दीज आर मैनेजिंग जनरल एजेंट। ये काम कैसे करेंगे आप देखो, मैं बताता हूं। एक तो होता है सिंपल ब्रोकर, मान लो LIC है
या जो भी हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां, HDFC का भी अपना खुद का प्रोडक्ट है, ICICI का भी, सबका अपना अपना है। अब ये इंश्योरेंस कवरेज देते हैं तो ये अपनी तरफ से प्रोडक्ट तैयार कर देती हैं कंपनियां, और उस प्रोडक्ट को फिर बेचता है एक ब्रोकर। बेचता का मतलब जाता है कस्टमर के पास में, सिटीजन्स के पास में, बताता है कि देखो आने वाले समय में ये चीजें हो सकती हैं, आपको ये सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, पता नहीं अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में आप अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर पाएंगे कि नहीं। तो ब्रोकर मोर और लेस इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। क्या कंपनी ने उस ब्रोकर को कुछ कॉन्फिडेंस दिया है जिसके बिहाफ पर वो अपने लेवल पे कुछ डिसीजन मेकिंग कर सके? नहीं, वो केवल अपना कस्टमर चूज करेगा, कस्टमर यस कर देगा तो वो प्रोडक्ट है इंश्योरेंस वाला, वो सेल कर देगा, और उसके बाद में कोई भी चैलेंज आएगा तो कस्टमर उस ब्रोकर को पकड़ लेगा और ब्रोकर फिर डील करेगा कस्टमर के बिहाफ पर उस कंपनी से जिसने इंश्योरेंस दिया है। मतलब इंश्योरर जो है, जो कंपनी है इंश्योरर, वो इंश्योर्ड कैंडिडेट के लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, और जो बीच में ब्रोकर है वो मोर और लेस अपना प्रोडक्ट, ये जो किसी भी इंश्योरर कंपनी का प्रोडक्ट सेल करने के बाद में वो उस इंश्योर्ड इंडिविजुअल के बिहाफ पर कंपनी से डील करता है। लेकिन ये जो एमजीए वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये डिफरेंट है। इसमें क्या होगा कि जो बिग इंश्योरर्स हैं उनके बिहाफ पर ये एमजीएस काम करेंगे, और फिर वो एक तरीके से मिनी इंश्योरर की तरह काम करते हुए अपने प्रोडक्ट को सिटीजन्स तक पहुंचाएंगे और सिटीजन्स को पूरी डिटेल बताएंगे और अपनी अथॉरिटी के आधार पर, जिससे सिटीजन्स को कॉन्फिडेंस भी आएगा, और वो कंपनी के बिहाफ पर जब काम करेंगे तो सिटीजन्स के लिए भी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गए, और प्लस में कंपनी के जो भी स्कीम्स है, पॉलिसीज है, उनको इंप्लीमेंट कराने की पावर भी इसके हाथ में आ जाएगी। और ये जो एमजीए का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत से कंट्रीज में सक्सेसफुली बहुत अच्छे से काम भी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो इंश्योरेंस की जब बात आए तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी, ये कई टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन याद रख लेना, जीडीपी के कंपैरिजन में कितना प्रीमियम बन रहा है एवरेज। समझ रहे हो बात को? जो हम एक साल के लिए पैसा पे करते हैं ना, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। वहीं पर इंश्योरेंस डेंसिटी की बात आए तो पर कैपिटा प्रीमियम एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है एवरेज, अगर एक इंडिविजुअल के हिसाब से देखें देश में। अंडर राइटिंग एक वर्ड आएगा, उसका मतलब सिंपल है कि आप कभी भी कोई प्रीमियम अगर डिसाइड करते हो, मान लो 25,000 रुपए साल के लग रहे हैं किसी पॉलिसी के लिए, तो वो किस बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है? तो उसके लिए रिस्क असेसमेंट किया जाता है, कितना चैलेंज बन सकता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए या एक्सीडेंटल पॉलिसी, कुछ भी, राइट? तो आप देखोगे कि उसमें क्या रिस्क फैक्टर है, उसके बेसिस पे आपने प्रीमियम कैलकुलेट किया, तो वो अंडर राइटिंग हो गई। एक होती है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। इसमें सिंपल होता है कि मान लो कहीं पे एक बहुत बड़ा रिस्क, कोई बहुत बड़ा डिजास्टर अगर क्रिएट हुआ, तो उस केस में हमें यह समझने की जरूरत होती है कि वहां पर एक इवेंट के चलते कितने लोगों को परेशानी हुई होगी, तो वहां पर उस इवेंट के चलते ही इंश्योरेंस क्लेम अलाउ कर दिया जाए, ना कि लॉस को पूरा अच्छे से इवेल्युएट किया जाए फिर इंश्योरेंस क्लेम दिया जाए। मतलब पैरामेट्रिक का मतलब कि मान लो बरसात बहुत तेज आ गई जिसकी वजह से बाढ़ के हालात बन गए, बाढ़ की कंडीशन में इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, तो बाढ़ की कंडीशन गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। अब आपको वहां पर यह नहीं बताने की जरूरत है कि हाँ मेरा इतना डैमेज हुआ, इतना ज्यादा, इतना कम। समझ रहे हैं? तो वो हो जाता है आपका पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। तो ये टर्म्स हमारे लिए कई बार यूजफुल होती है। अब सवाल ये आता है कि ये जो एमजीए का जो कॉन्सेप्ट है, ये लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो, सबसे बड़ा चैलेंज तो आज के समय में जो हमारा इंश्योरेंस मॉडल है वो फेस कर रहा है, वो ये कि हाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ रही है। सिंपल बात है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आप देखोगे कि ज्यादा ज्यादा एरिया तक पहुंचाने में हमें बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है कंपनीज की तरफ से, इसलिए पेनिट्रेशन इतना नहीं आता। अर्बन सेंट्रिक अप्रोच, हमारे यहाँ पर टीयर 1 सिटीज जो है वहां पर तो इंश्योरेंस को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर ये कम है। जेनेरिक प्रोडक्ट, हम क्या ऐसा देखते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग चैलेंजेस के लिए अलग अलग इंश्योरेंस देखें। आप जापान का केस देखोगे, वहां पर पेट इंश्योरेंस भी दिया जाता है। कल्चर को आइडेंटिफाई करके इंश्योरेंस को तैयार किया गया है। ठीक है, हमारे यहां पर वन साइज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि एक में ही सारा कवरेज आ जाए, ऐसा कुछ दो भाई। इसके अलावा ट्रस्ट डेफिसिट, कस्टमर और कंपनीज के बीच में हमारे यहां पर तो एक ये भी तो एटीट्यूड रहता है, ले लिया इंश्योरेंस यार, इतने सालों से ले लिया, मैंने तो क्लेम भी नहीं किया, मैं तो नहीं ले रहा अब। इसके अलावा सेटलमेंट में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ये कई वजह है जिसके चलते
अभी के टाइम पे हमारे ट्रेडिशनल इंश्योरेंस मॉडल्स फेल हो रहे हैं। इसीलिए फिर हमें थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट डालना होगा। क्या किया जाए? सबसे पहले तो जो इंश्योरेंस रेगुलेट करने वाली बॉडी है, दैट इज इरडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको एम्पावर करने की जरूरत है, जिससे कि जिस तरीके की परिस्थितियां ग्राउंड पे बन रही हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को, अपनी रेगुलेशंस को अमेंड कर सके, चेंज कर सके, मार्केट डायनेमिक्स या मार्केट के डिमांड के हिसाब से। उससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चीजें फिर एक कहता ना कि एक ऑटो मोड पे चली जाती है। हर बार में बार बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल लेना, इन चीजों से हमें बचना होगा। दूसरा, जो एमजीएस का जो इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, ये क्या होगा कि सीधी बड़ी कंपनियां जो होती है ना, लार्ज कंपनीज, वो अगर पब्लिक के साथ डील करती हैं तो उनके पास में इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, इतना इंटरेक्शन नहीं होता। तो वहां पर आप मिनी इंश्योरर के तौर पे एमजीएस को डेवलप कर दो, जो हमने देखा। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज मैनर में काम होगा और फिर एमजीएस लोगों के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट के लिए फीडबैक दे सकते हैं बड़ी कंपनियों को, और नया प्रोडक्ट तैयार करवा करके फिर उसको सेल कर सकते हैं, या फिर कहें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक रेस्टोरेंट होता है, तो वहां पर क्या होता है कि सबसे टॉप पे बैठते हैं हेड शेफ। वो क्या देखते हैं कि एक्चुअल में ओवरऑल सिस्टम कैसे चलता है। एग्जैक्टली वैसे इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो तो हेड शेफ होगी, है ना, टॉप लेवल पे जो मेन जो सिस्टम को देखने वाले हैं रेस्टोरेंट में, जिनका काम कैपिटल मैनेजमेंट है, रिस्क असेसमेंट है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है और रेगुलेटरी कंप्लायंसेज है। वहीं दूसरी तरफ एमजीए की बात करें तो वो मैनेजर और वेटर के तौर पे, जो कि ग्राउंड पे जाकर के उस हेड शेफ के एजेंट के तौर पे, एजेंट ने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करेंगे, जिसमें वो कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे, कस्टमर की जरूरतें समझेंगे, सर्विस डिलीवरी तरीके और ऑपरेशनल मैनेजमेंट की, हाँ भाई उनको सेटलमेंट लेने में क्या चैलेंज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, उसको इमीडिएटली सॉल्व करना। तो बोले ये जो मैकेनिज्म है ये हम अप्लाई कर देंगे तो आउटपुट अच्छा मिलेगा। और जो बर्डन होता है कि एक ही बड़ी कंपनी सारा सर्वे करे, कैपिटल मैनेजमेंट भी करे, पॉलिसी मेकिंग, सारा काम वो लोग करें, तो इसमें फिर चीजें ना हौच पौच हो जाती हैं। यहां पर हमें फंक्शनल सेपरेशन पे जाने की जरूरत है, जो कि एक रेस्टोरेंट से हम देख सकते हैं। फिर हमें फायदा मिल सकता है आज के समय में टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट का। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस की अप्रोच है, उनको यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर रीजन में क्या रिस्क डेवलप हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग पे काम कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिस तरीके से हम कोर बैंकिंग सिस्टम को काम करते देखते हैं, आज आप देखो कि बैंकिंग के चलते कितना ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन आया है। आरबीआई को जब ऑटोनॉमी मिलती है तो आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स को ओपन किया, तो आप देखो लोगों को लोन लेने में, अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेव करने में कितना आसानी होती है ना। इसके अलावा जो चीजें रिपीटेड मोड पर हो रही हैं तो उनके लिए ऑटोमेशन पे जाया जा सकता है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, कि नया प्रोडक्ट नहीं, ये एक ही प्रोडक्ट रिपीटेडली सेल हो रहा है तो चलो ठीक है इसको ऑटो मोड पे डाल दो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ सकती है टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब कि आप कॉस्ट को मिनिमाइज करिए, आप जो मैन्युअल प्रोसेसेस होती है ना उनको आप मिनिमाइज करिए, जिससे कि ऑटोमेशन से जल्दी काम हो सके। और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग, सीधी बात है आज की क्या परिस्थिति है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए और एक्यूरेसी लाई जाए। और किसमें, पर्टिकुलरली अंडर राइटिंग में, कि आप जो प्रीमियम डिसाइड कर रहे हो उसके लिए अगर हम ध्यान दें कि क्या कंडीशन, क्या सर्कमस्टांसेस बन रही हैं। अगर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस देना होता है तो सीधी बात है उनका लेबोरेटरी टेस्ट होता है पूरा प्रॉपर, उनकी एक हेल्थ रिपोर्ट बन के आती है, उसके बेसिस पर प्रीमियम कैलकुलेट होता है। एग्जैक्टली वैसे ही हम इन चीजों को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। फिर बात आती है इंश्योरेंस कवरेज को एक्सपेंड करने का। देखो, एक तो लोकल लैंग्वेज में हमें कम्युनिकेट करने के लिए तैयार करने होंगे एमजीएस को। नंबर 2, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। जापान का केस मैंने बताया, वहां पर लोग पेट्स को लेकर के, हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस और पेट इंश्योरेंस बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली वही चीज हम लोकल स्टडी करके हमारे यहां पर अप्लाई करवा सकते हैं। टीयर 2, टीयर 3 और रूरल रीजन में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग हो, फिर डेवलप किया जाए। क्लेम सेटलमेंट में देरी ना हो, कम्युनिटी लेवल पे एंगेजमेंट हो। एक मान लो हमारे यहाँ पर गांव में रहते हैं लोग, एक गुआड़ी में या फिर कहें एक पूरा का पूरा अपना
एरिया है जहां पर एक फैमिली रहती है, तो वहां पर फिर जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ बातचीत की जाए कि क्या चैलेंज आता है आपके यहाँ पर, है ना। लोकल लेवल लीडर्स हैं, उनसे बातचीत की करके हम सॉल्यूशंस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर और कस्टमर है उनके बीच की डिस्टेंस को हमें कम करने की जरूरत है। ब्रोकर तो क्या होता है, बेच दिया मैंने पॉलिसी, अब मैंने तो काम करना ही बंद कर दिया, ये हो जाता है फिर वहां पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिंपल, क्विक क्लेम्स, ट्रस्ट अपने आप बढ़ेगा, वॉलंटरीली लोग आगे आएंगे, मार्केट ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करेगा। इसके अलावा फिर बोला जा रहा है कि हमें कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे जाना होगा। इसका मतलब निश टारगेटेड पॉलिसीज, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, कॉमर्शियल इंश्योरेंस, पैरामेट्रिक रिस्क कवरेज, इनकी बात हम करते हैं, राइट। लेकिन हमें समझने की यहां पर जरूरत है कि किस पर्टिकुलर रीजन में क्या चैलेंज है और वहां के लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोडक्ट तैयार करो। और प्रोडक्ट तैयार करने से पहले देखो ट्रायल्स किए जाते हैं, और वो ट्रायल्स जो हैं वो मोरलेस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में किए जाते हैं। इसका मतलब कोई भी प्रोडक्ट जब कंपनी अपने हिसाब से पब्लिक में उतारती है ना, तो उसके पहले ट्रायल्स किए जाते हैं और उसको बोलते हैं सैंडबॉक्स रेगुलेटरी ट्रायल्स। तो मोरलेस वही चीज की जाए जैसे आरबीआई करता है किसी भी प्रोडक्ट या कई नई चीज लाता है, तो वो चीज की जाए। अब आप देखो इनोवेटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाए जा सकते हैं, पेट इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस वाला सेगमेंट। क्रॉप इंश्योरेंस नो डाउट है, लेकिन इसका कवरेज का बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा ना सबको, तो ऑटोमेटिकली इसकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी। हमें कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच पे काम करने की जरूरत है। एमजीएस की सक्सेस स्टोरी की अगर बात करें, अब अगर हम ग्लोबल स्टडीज की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में सक्सेस रेट देखी गई है। एक तो पैन अंडरटेकिंग और हाइपेरियन नाम से कंपनियां चल रही हैं, तो वो बहुत प्रॉपर मैनर में अंडर राइटिंग करते हैं। मतलब ये कि प्रॉपर ग्राउंड स्टडी करना और अपने प्रोडक्ट को तैयार करना। आप देखो रिस्क असेसमेंट और उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में आप प्रोडक्ट तैयार करो, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ता है। जर्मनी में एमजीए नेटवर्क ने नए मार्केट्स खोले हैं और रिस्क एक्सपोजर को कैसे मैनेज किया जा सकता है फ्यूचर में, उस चीज के बारे में काम किया, तो रिजल्ट उनको अच्छा मिल रहा है। आयरलैंड में भी देखें तो कॉमर्शियल और कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में बहुत आगे चल रही है वहां की कंपनियां। फायदा क्यों मिल रहा है उनको? क्योंकि वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो ये हम बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया भर से सीख सकते हैं। चाइना में क्या किया जा रहा है, स्मॉल सेगमेंट में जो एमएसएमई और एसएमई जो काम करती हैं उनको अलाउ किया जा रहा है कि आप बड़ी कंपनियों के अंडर में सब्सिडियरी के तौर पे काम करो और ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस पे एक्सपेंशन पे काम करो। सिंगापुर में क्या किया जा रहा है, टेक ड्रिवन इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस सेगमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई भी नया काम कर रहा हो उनके लिए हब तैयार कर दिया कि आपका हेडक्वार्टर यहां पर होगा, और उन पे फोकस किया जा रहा है ऑपरेशनल एफिशिएंसीज में लाने का। वो कैसे होगा, एआई का यूज करके, जहां पर मैनुअल काम होता है, जहां पर क्लेम सेटलमेंट में इश्यूज आते हैं, क्विक क्विक एक्शन लिया जाए। जापान में कल्चरली अलाइंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया था आपको, पेट इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इन पे काम किया जा रहा है। तो कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स पे हमें काम करने की जरूरत है। तो सीधी बात है कि आरबीआई अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को या पेमेंट बैंक्स को लॉन्च करके फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर रेवोल्यूशन ला सकता है, तो फिर हमारी इंश्योरेंस सेगमेंट में एमजीएस को ला करके क्यों ना हम यही काम इधर भी रेप्लिकेट कर दें। ठीक है, हमें जरूरत है बिल्ड एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट। दूसरा, गवर्नमेंट के प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए और स्टैंडर्ड्स भी प्रॉपर सेटल किए जाएं। और मिस सेलिंग प्रैक्टिसेस से हटाना, मतलब एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ब्रोकर जैसे एक दलाल होता है उस तरीके से कोई काम ना करे, एमजीएस रिस्पॉन्सिबली काम करे। तो एक डोमेन में आपने एक कैटेगरी ऐड करने की बात की है, और ये वाकई में हमें आउटकम अच्छा देने वाला है। तो सबका बीमा सबकी रक्षा इनिशिएटिव है ना, ये मोरलेस 2047 तक सबको इंश्योरेंस कवरेज देने की बात कर रहा है। तो इसमें डेमोक्रेटाइज करना है इंश्योरेंस सर्विसेज को, हमें इंश्योरेंस को एक्सेसिबल बनाना है, चाहे फिर किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से इंडिविजुअल आ रहा हो या कोई भी ग्रुप आ रहा हो। एमजीएस जो है ये प्राइमरी इंप्लीमेंटेशन टूल साबित होने वाले हैं। आउटकम क्या हो सकता है, सीधी बात है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगी हर एक सिटीजन की, और एक रेजिलियंट सोसाइटी बनेगी कि कल को ना अगर किसी भी तरीके का हेल्थ इशू हो या कोई भी डिजास्टरस इशू हो जाए तो उसके चलते हम बाउंस बैक कर पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो एमजीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले इस विजन को अचीव करने में। ये आपके की टर्म्स हैं जिनको मोर और लेस हमने देखा। ठीक है, फंक्शनल सेपरेशन की बात हमने कर ली कि इंश्योरर और एमजीए के बीच में अपना खुद का रोल अलग अलग रहेगा। रेगुलेटरी एजिलिटी की इरडाई जो है उसको हम एक ऐसी कंडीशन में अवेल करा दें
कि भाई आपको कंडीशन कुछ भी अपडेट होती दिखे तो आप अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटाइज करो इंश्योरेंस को, एक्सेसिबिलिटी टू ऑल, कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग आप काम करिए। ठीक है, सेक्टरल कैटलाइज इसकी बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, तो फिर आप फर्दर फाइनेंशियल एक्सप्लोरेशंस और कर पाएंगे। ये थीम्स है जिनका हम यूज कर सकते हैं हमारे आंसर राइटिंग में। प्रीलिम्स के हिसाब से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रख लेना कि बिल में क्या प्रोविजन किया हुआ है, गवर्नमेंट का टारगेट क्या है। ठीक है, और एमजीए कौन से फंक्शंस में नहीं आते, हमने ये कैटेगराइजेशन ऑलरेडी देख लिया है। ये प्रीलिम्स का आपके लिए एक सैंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करो आप इसकी। फिर दूसरा मेंस का ये क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में, और इसी का ये वर्जन आपका हिंदी में आ गया। ठीक है जी, की टेक अवेज ये हमारे लिए हमने ऑलरेडी देख लिया, उन्हीं में से पॉइंटर्स निकाले हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इस सेशन में हमारे पास 2 आर्टिकल्स थे, दोनों कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।